इंटरनेट के उपयोग, यूजेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के उपयोग कहाँ कहाँ होता है, यूजेज ऑफ इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल में। सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक, ट्विटर, ऑरकुट, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बी ब्लॉग, यूट्यूब, टेलीनॉट या रिमोट लॉगिन, वीडियो कॉन्फ्रेंस, इंस्टेंट मैसेजिंग, चैटिंग, इंटरनेट रिले चैट, न्यूज ग्रुप, यूजनेट, इंटरनेट टेलीफोनी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीविज़न, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ई गवर्नेंस, ई टेलीफोनी, रिसर्च एंड एजुकेशन, ई लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम, मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, ये सब में इंटरनेट का उपयोग होता है। अब ईमेल क्या है, तो ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर कम खर्च में तीव्र गति से मैसेज भेजने या प्राप्त करने का एक लोकप्रिय साधन है। ईमेल क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। ईमेल संदेश एक साथ एक या अधिक व्यक्ति को भेजा जा सकता है। ईमेल संदेश के साथ टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो या वीडियो फाइल संलग्न कर भेजा जा सकता है, जिसे अटैचमेंट कहते हैं। भेजे गए ईमेल की एक कॉपी भेजने वाले की ईमेल अकाउंट पर भी उपलब्ध होता है, जिसे बाद में देखा यानी कि व्यू, परिवर्तित किया यानी कि एडिट, पुनः भेजना, फॉरवर्ड या डिलीट किया जा सकता है। ईमेल के विकास का श्रेय अमेरिकी वैज्ञानिक रे टॉमलिंसन को जाता है। यानी कि ईमेल का विकास कौन किया था, तो रे टॉमलिंसन, जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ईमेल की तुलना परंपरागत डाक व्यवस्था से की जा सकती है, जहां ईमेल भेजना पत्र भेजने के समान है। ईमेल की सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उपभोक्ता का एक ईमेल एड्रेस होता है, जिसे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के पास ईमेल खाता खोलकर प्राप्त किया जा सकता है। उपयोगकर्ता अपने ईमेल एड्रेस तथा पासवर्ड का प्रयोग कर ईमेल सर्वर से जुड़ता है, जिसे लॉगिन कहते हैं। इसके बाद दिए गए ईमेल एड्रेस पर संदेश भेज सकते हैं। ईमेल सर्वर प्रत्येक ईमेल खाताधारी को एक निश्चित मेमोरी प्रदान करता है, जिसे मेल बॉक्स या इनबॉक्स कहा जाता है। ईमेल सेवा भेजे गए संदेश को प्राप्तकर्ता के मेल बॉक्स में डाल देता है। इस प्रकार संदेश पाने के लिए प्राप्तकर्ता का तत्काल कंप्यूटर पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। प्राप्तकर्ता अपनी सुविधा अनुसार इंटरनेट के जरिए संदेश को सर्वर में डाउनलोड किए बिना अपनी मेल बॉक्स खोलकर संदेश पढ़ सकता है। संदेश पढ़ने के बाद प्राप्तकर्ता उस ईमेल को सेव कर सकता है, डिलीट कर सकता है, उसका रिप्लाई यानी कि जवाब दे सकता है, या उस संदेश को ज्यों का त्यों या संशोधित कर किसी दूसरे उपयोगकर्ता को फॉरवर्ड कर सकता है। परंपरागत डाक व्यवस्था की तुलना में ईमेल सेवा इतना तीव्र है कि परंपरागत डाक व्यवस्था को धीमा मेल यानी कि स्नेल मेल कहा जाने लगा है। डाक व्यवस्था को धीमा मेल यानी कि स्नेल मेल कहा जाने लगा है। इंटरनेट पर ईमेल द्वारा संदेश भेजने के लिए SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, जबकि संदेश प्राप्त करने के लिए POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल संदेश भेजने के लिए, संदेश प्राप्त करने के लिए POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। ईमेल के लाभ और हानि यानी कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ ईमेल। तो लाभ क्या है ईमेल का, संदेश भेजने का तीव्र व सस्ता माध्यम है। ईमेल के साथ टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो तथा वीडियो फाइल भी भेजी जा सकती है। हानि क्या है, तो ईमेल संदेश में आत्मीयता यानी कि इमोशन की कमी होती है। ईमेल अटैचमेंट इंटरनेट पर वायरस फैलाने का आसान तरीका है। गैर वांछित विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये दोनों हानि है। रोचक तथ्य क्या है, तो विश्व का पहला ईमेल रे टॉमलिंसन ने 1971 में भेजा था। इन्हें ईमेल सेवा का जनक यानी कि फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। तो विश्व का पहला ईमेल कौन भेजा था, तो रे टॉमलिंसन, जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, 1971 में भेजे थे। और इन्हीं को फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। ईमेल एड्रेस को ईमेल सर्वर पर अपना अकाउंट खोलकर प्राप्त किया जा सकता है। ईमेल सेवा में प्रत्येक उपयोगकर्ता का एक विशेष यूनिक ईमेल एड्रेस होता है। ईमेल अकाउंट खोलते समय उपयोगकर्ता अपना यूजर नेम चुनता है। यदि वह यूजर नेम पहले से प्रयोग में है तो ईमेल सेवा प्रदाता कोई अन्य यूजर नेम चुनने का विकल्प देता है। यदि वह
यूजर नेम प्रयोग में नहीं है तो इसे उपभोक्ता के लिए रिजर्व कर लिया जाता है। ईमेल एड्रेस में क्या क्या होता है? तो पहला होता है यूजर नेम। यह उपयोगकर्ता द्वारा दिया जाता है। एक ईमेल सर्वर पर किसी एक यूजर नेम का प्रयोग एक ही बार किया जाता है। @ क्या मतलब है इसका? तो @ इसे सिंबल कहा जाता है जो ईमेल में स्वतः जुड़ जाता है। डोमेन नेम या उस सर्वर का नाम होता है जो ईमेल खाता प्रदान करता है। जैसे मैं विनय कुमार ओझा @yahoo.co.in। तो जो विनय कुमार है वो यूजर नेम है। यहाँ पर @ को ऐड पढ़ते हैं। याहू डोमेन नेम इसका हो गया और .co.in डोमेन नेम एक्सटेंशन है। ईमेल एड्रेस में यूजर नेम 64 कैरेक्टर तक का हो सकता है। यूजर नेम केस सेंसिटिव होता है, अर्थात इसमें कैपिटल लेटर तथा स्मॉल लेटर का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह का ईमेल क्रिएट करने के लिए खोलता है। ईमेल साइन इन या क्रिएट अकाउंट बॉक्स कर सकते हैं। ऐसा फिगर खोलता है ईमेल बनाते समय। ध्यान दें कि ईमेल एड्रेस में कोई खाली यानी कि स्पेस स्थान नहीं रहता है। इसमें A से Z तक अक्षर, 0 से 9 तक अंक, A से Z तक अक्षर और 0 से 9 तक अंक तथा कुछ विशेष चिन्ह हो सकते हैं। भारत में निःशुल्क ईमेल अकाउंट प्रदान करने वाले प्रमुख वेबसाइट हैं। तो www.yahoomail.com है, www.hotmail.com है, www.rediffmail.com है, www.gmail.com है, जो ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं gmail.com है। एड्रेस बुक। ईमेल सेवा में बने एड्रेस बुक में ईमेल एड्रेस स्टोर किया जाता है जिसे ज़रूरत पड़ने पर मेल भेजा जा सकता है। एड्रेस बुक में स्टोर किए गए ईमेल एड्रेस को दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि उसे सेलेक्ट कर 2CC या BCC बॉक्स में डाला जा सकता है। इससे प्रत्येक ईमेल एड्रेस को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेलिंग लिस्ट। मेलिंग लिस्ट क्या है? यह ईमेल की एक विशेषता है जिसके द्वारा कोई संदेश कई लोगों को एक साथ भेजा जा सकता है। मेलिंग लिस्ट में प्राप्तकर्ताओं के ईमेल एड्रेस संग्रहित रहते हैं। जब किसी संदेश को मेलिंग लिस्ट में भेजा जाता है तो ईमेल सर्वर उस संदेश को मेलिंग लिस्ट में उपलब्ध सभी ईमेल एड्रेस को स्वतः भेज देता है। अब अटैचमेंट। तो किसी ईमेल के साथ टेक्स्ट, टेबल, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो युक्त किसी फाइल को जोड़कर भेजा जा सकता है, जिसे अटैचमेंट कहते हैं। ईमेल विंडो में पेपर क्लिप के चित्र वाला आइकन होता है, जिस पर क्लिक करने से अटैचमेंट डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसमें अटैच किए जाने वाले फाइल का नाम तथा मेमोरी में उसका लोकेशन डालने पर वह फाइल ईमेल के साथ जुड़ जाता है। जिस ईमेल के साथ कोई अटैचमेंट होता है उसके साथ एक पेपर क्लिप का आइकन बना रहता है। अब सिग्नेचर। ईमेल संदेश के अंत में कोई विशेष अभिवादन या सूचना जैसे यूजर नेम, ईमेल पता, फ़ोन नंबर आदि जोड़ी जा सकती है सिग्नेचर के थ्रू, जिसे सिग्नेचर कहा जाता है। ईमेल के सिग्नेचर आइकन में पेन का चित्र बना होता है। इस पर क्लिक करने से संदेश के साथ सिग्नेचर स्वतः जुड़ जाता है। यह ईमेल संदेश को आत्मीयता यानी कि इमोशन का स्वरूप प्रदान करता है सिग्नेचर। अब है कार्बन कॉपी। वही जो CC था उस फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। तो किसी मैसेज को यदि ईमेल के जरिए एक या अधिक व्यक्तियों को सूचनार्थ भेजना होता है तो उसका ईमेल एड्रेस कार्बन कॉपी का कॉलम में लिखा जाता है। कार्बन कॉपी बॉक्स में अंकित पते पर ईमेल पाने वाला यह जान सकता है कि उक्त ईमेल उसके अतिरिक्त और किस किस पते पर भेजा गया है। कार्बन कॉपी बॉक्स में अंकित पते पर ईमेल पाने वाला यह जान सकता है कि उक्त ईमेल उसके अतिरिक्त और किस किस पते पर भेजा गया है। अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यह कार्बन कॉपी CC के समान ही है। CC तथा BCC में यानी कि कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में अंतर यह है कि कार्बन कॉपी द्वारा भेजे गए संदेश में प्राप्तकर्ता को यह पता होता है कि यह संदेश अन्य किन किन लोगों को भेजा गया है। दूसरी तरफ ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी कि BCC में प्राप्तकर्ता को यह पता नहीं चल पाता है कि यह संदेश अन्य किन किन व्यक्तियों को भेजा गया है। तो हम लोग को BCC में ईमेल भेजना चाहिए। प्राथमिकता। अब प्रायोरिटी क्या है? तो किसी ईमेल संदेश में प्रायोरिटी तय किए जाने का विकल्प होता है। किसी ईमेल को 3 प्रायोरिटी
लो, नॉर्मल तथा हाई में से किसी एक में रखा जा सकता है। हाई प्रायोरिटी वाले ईमेल संदेश का टेक्स्ट का रंग लाल होता है। किसी ईमेल संदेश की डिफ़ॉल्ट प्राइमरी नॉर्मल होता है। तात्पर्य यह है कि अगर कोई प्रायोरिटी इंगित न की गई हो तो वह ईमेल नॉर्मल प्रायोरिटी वाला होता है। रिप्लाई क्या है? तो अगर हम प्राप्त किए गए किसी ईमेल का जवाब यानी कि रिप्लाई भेजते हैं तो सब्जेक्ट बॉक्स में RE स्वतः जुड़ जाता है जो रिप्लाई को इंगित करता है। फॉरवर्ड क्या है? तो यदि प्राप्त किए गए ईमेल को किसी अन्य ईमेल एड्रेस पर भेजते हैं तो इसे फॉरवर्ड कहा जाता है। इसके साथ फॉरवर्ड यानी FW स्वतः जुड़ जाता है जो फॉरवर्ड को इंगित करता है। और ड्राफ्ट क्या है? तो यदि आप कोई ईमेल संदेश तैयार करते हैं परंतु उसे बाद में भेजने के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसे ड्राफ्ट फोल्डर में सेव कर सकते हैं। इस ईमेल संदेश को कभी भी खोलकर एडिट, डिलीट या किसी ईमेल एड्रेस को सेंड किया जा सकता है। अब ईमेल मैसेज फॉर्मेट क्या है? तो पहला नंबर रहेगा फ्रॉम, भेजने वाला ईमेल पता रहेगा। ईमेल भेजते समय फ्रॉम तथा डेट ईमेल प्रोग्राम द्वारा स्वतः पूरा कर लिया जाता है। अब 2 पाने वाला का ईमेल पता, एक या अधिक को भेज रहे हैं तो। CC कार्बन कॉपी भेजे जाने वाली ईमेल पता। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, वह ईमेल पता जिसे मैसेज ब्लाइंड कार्बन कॉपी के रूप में भेजना है। सब्जेक्ट ईमेल संदेश का विषय लिखा जाता है। अटैच अ फाइल ईमेल के साथ अटैचमेंट जोड़ने के लिए। बॉडी में ईमेल संदेश का टेक्स्ट तथा उसके साथ लगे अटैचमेंट का आइकन। ईमेल मैसेज विंडो इस तरह का खुलता है मोबाइल में या लैपटॉप में। ईमेल संदेश की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ ईमेल। तो व्यक्तिगत सूचना को ईमेल पर न भेजें। संदिग्ध ईमेल या अटैचमेंट को न खोलें। स्पैम ईमेल संदेश का उत्तर न दें। ईमेल अकाउंट बंद करते समय हमेशा लॉग आउट करें। ईमेल पासवर्ड को सुरक्षित रखें तथा इसे समय समय पर बदलते रहें। ईमेल स्पैम, इसे जंक ईमेल या अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल भी कहा जाता है। ईमेल स्पैम को, इसमें अवांछित ईमेल अनेक व्यक्तियों को उनके ईमेल एड्रेस पर भेजा जाता है। स्पैम भेजने वाला विभिन्न स्रोतों से ईमेल एड्रेस प्राप्त करता है। वर्तमान में ईमेल स्पैम कुल स्पैम का 80% होता है। अब यूजनेट क्या होता है? तो यह यूजर नेटवर्क का संक्षिप्ताक्षर है। यह इंटरनेट आधारित एक व्यवस्था है जिसमें अनेक वेबसाइटों को आपस में जोड़कर उसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फोरम की तरह किया जाता है। इसमें विभिन्न उपयोगकर्ता किसी खास विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं तथा दूसरों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को पढ़कर उन पर अपनी प्रतिक्रिया या कमेंट दे सकते हैं। न्यूज ग्रुप यूजनेट का एक उदाहरण है। इस विशेष कार्य के लिए रखे गए सर्वर को न्यूज सर्वर कहा जाता है। पुशनेट की सहायता से संदेश इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड पर भेजा जाता है जहाँ वह सबके लिए उपलब्ध होता है। थ्रेड्स क्या है? तो इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फोरम में किसी विषय पर किसी उपयोगकर्ता द्वारा अलग से चर्चा आरंभ करना थ्रेड्स कहलाता है। इस विषय पर किए गए पोस्ट तथा उनके रिप्लाई से मिलकर नए थ्रेड का निर्माण होता है। अब न्यूज ग्रुप, यह समान विषय में रुचि रखने वाले व्यक्तियों द्वारा इंटरनेट पर अपने विचार, अनुभव या किसी सूचना आदि को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। न्यूज ग्रुप इंटरनेट आधारित एक डिस्कशन फोरम है। यूजनेट न्यूज ग्रुप का एक उदाहरण है। न्यूज ग्रुप में अपने विचारों को डालना पोस्ट कहलाता है। अब चैटिंग क्या है? तो इंटरनेट सेवा से जुड़े कंप्यूटर द्वारा 2 या अधिक व्यक्तियों को आपस में कीबोर्ड के माध्यम से बातचीत करना चैटिंग कहलाता है। इसमें दूर बैठे व्यक्ति के साथ चैट सर्वर के जरिए संपर्क स्थापित अच्छा, चैटिंग है क्या? तो इंटरनेट सेवा से जुड़े कंप्यूटर द्वारा 2 या अधिक व्यक्तियों को आपस में कीबोर्ड के माध्यम से बातचीत करना चैटिंग कहलाता है। इसमें दूर बैठे व्यक्ति के साथ चैट सर्वर के जरिए संपर्क स्थापित कर कीबोर्ड पर अपने विचारों को टाइप किया जाता है। कीबोर्ड द्वारा टाइप किए गए संदेश उस चैनल से जुड़े सभी उपयोगकर्ताओं के मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। इसमें दोनों उपयोगकर्ताओं का कंप्यूटर पर उपस्थिति होना आवश्यक है। इस कारण विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया भी दी जा सकती है। चैटिंग की सुविधा रेडिफ, याहू, गूगल आदि सर्विस प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। चैटिंग के दौरान किसी चैनल पर उपयोगकर्ता को उसके यूजर नेम
द्वारा जाना जाता है। इंटरनेट रिले चैट यानी कि IRC, इंटरनेट रिले चैट इंटरनेट के माध्यम से रियल टाइम चैटिंग सुविधा उपलब्ध कराता है। इसमें बातचीत का जवाब भी तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। किसी खास विषय पर बनाया गया ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप जो जीवंत यानी कि लाइव संवाद स्थापित करता है, चैट ग्रुप कहलाता है। अब टेलीनेट या रिमोट लॉगिन। टेलीनेट या रिमोट लॉगिन क्या है? तो टेलीनेट का अर्थ है टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क यह एक टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल है। किसी स्थानीय कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर यानी कि रिमोट कंप्यूटर पर स्थित डाटा, सूचना तथा संसाधनों का उपयोग करने की सुविधा टेलीनेट या रिमोट लॉगिन कहलाता है। इस सेवा के उपयोग के लिए उपयोगकर्ता के पास दूरस्थ कंप्यूटर का लॉगिन नेम तथा पासवर्ड होना जरूरी है। टेलीनेट के जरिए हम इंटरनेट सेवा का उपयोग कर किसी स्थानीय कंप्यूटर के द्वारा दूरस्थ स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर ऐसे कार्य कर सकते हैं मानो हम दूरस्थ स्थित कंप्यूटर के सामने ही बैठे हों। ऐसे में स्थानीय कंप्यूटर से दिया गया कोई भी आदेश दूरस्थ कंप्यूटर पर क्रियान्वित होता है तथा उसका परिणाम स्थानीय कंप्यूटर के स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। अब इंस्टेंट मैसेजिंग। तो इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है? तो इंटरनेट पर टेक्स्ट मैसेज भेजकर तुरंत लाइव कन्वर्सेशन स्थापित करना इंस्टेंट मैसेजिंग कहलाता है। यह ऑनलाइन चैट का एक रूप है। इसमें मैसेज पाने वाला तुरंत उसका जवाब भी दे सकता है। इसमें हम टेक्स्ट के साथ चित्र, ऑडियो तथा वीडियो फाइल भी भेज सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग की सुविधा प्रदान करने वाले कुछ वेबसाइट्स हैं। कौन कौन है? तो विंडोज लाइव मैसेंजर, याहू मैसेंजर, गूगल टॉक। अब वीडियो कॉन्फ्रेंस। कंप्यूटर तथा इंटरनेट की सहायता से दो या अधिक अलग अलग स्थानों पर स्थित व्यक्ति आपस में लाइव दृश्य व वीडियो तथा ऑडियो संवाद स्थापित कर सकते हैं मानो एक साथ बैठे हो। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इसमें कंप्यूटर, वेब कैमरा, माइक, स्पीकर तथा इंटरनेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें माइक्रोफोन तथा वेब कैमरा द्वारा क्रमशः ध्वनि व चित्र को डिजिटल डाटा में परिवर्तित कर इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ कंप्यूटर तक भेजा जाता है। दूरस्थ कंप्यूटर द्वारा डिजिटल डाटा को ऑडियो तथा वीडियो सिग्नल में बदलकर स्पीकर तथा मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंप्यूटर पर मल्टीमीडिया के उपयोग का एक उदाहरण है। अब इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट टेलीफोनी क्या है? तो कंप्यूटर तथा इंटरनेट सेवा के जरिए टेलीफोन पर उपलब्ध सेवाओं का प्रयोग करना इंटरनेट टेलीफोनी कहलाता है। इसके द्वारा यानी कि इंटरनेट टेलीफोनी द्वारा आवाज़, वॉइस या फैक्स आदि को टेलीफोन नेटवर्क की जगह इंटरनेट के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। इंटरनेट टेलीफोनी इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रियल टाइम टेलीफोन संवाद स्थापित करता है। इंटरनेट टेलीफोनी में आवाज़ के प्रसारण के लिए VoIP यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP के अलावा VoIP यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस प्रोवाइडर की सेवा भी ली जाती है। इसमें फ़ोन का शुल्क नहीं लगता। इंटरनेट टेलीफोनी में फ़ोन का शुल्क नहीं लगता बल्कि केवल इंटरनेट का शुल्क देना पड़ता है। अतः कम खर्च में लंबी दूरी की बातचीत संभव है। लंबी दूरी की बातचीत संभव हो पाती है। इंटरनेट टेलीफोनी में सॉफ्ट फोन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है जो कंप्यूटर में स्थित माइक और हेडफोन स्पीकर का प्रयोग टेलीफोन की तरह बातचीत के लिए करता है। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न IPTV। इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग कर टेलीविज़न प्रसारण करना उसे प्राप्त करना तथा अपने कंप्यूटर पर उसे देखना IPTV कहलाता है यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न कहलाता है। इसमें टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण पैकेट स्विचिंग तकनीक द्वारा किया जाता है। IPTV में 3 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। लाइव टीवी, टाइम शिफ्टेड प्रोग्राम यानी कि पूर्व में प्रसारित कार्यक्रमों को अपनी सुविधा अनुसार देखना, वीडियो ऑन डिमांड यानी कि VOD द्वारा अपनी इच्छा अनुसार चयनित कार्यक्रम को देखना। अब ई कॉमर्स।
यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्शियल। कंप्यूटर तथा इंटरनेट सेवाओं का उपयोग कर किसी व्यवसाय को संचालित करना ई कॉमर्स कहलाता है। इसमें इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तथा व्यापारियों से संपर्क स्थापित करना, उत्पादों का विज्ञापन करना तथा वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करना आदि शामिल है। ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स का एक उदाहरण है। इसमें उत्पादों का विवरण कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध होता है। विवरण देखकर किसी उत्पाद के घर बैठे ही खरीदने का ऑर्डर दिया जा सकता है तथा इंटरनेट पर ही मूल्य का भुगतान भी किया जा सकता है। इसके बाद कंपनी द्वारा उत्पाद को उपभोक्ता के घर तक पहुंचा दिया जाता है। इसे ई ट्रेडिंग भी कहा जाता है। ई कॉमर्स को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, दो कंपनियों के बीच किया गया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार। B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, कंपनी तथा उपभोक्ता के बीच का इलेक्ट्रॉनिक व्यापार। अब C2C यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर, दो उपभोक्ताओं द्वारा आपस में इंटरनेट पर किया गया लेन देन C2C यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहलाता है। अब रोचक तथ्य, भारत सरकार ने सूचना तकनीक अधिनियम 2000 यानी कि IT एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर किए गए लेन देन को वैधता प्रदान किया है। ई पब्लिशिंग, किसी पुस्तक या लेख को वर्ल्ड वाइड वेब पर स्टोर करना ताकि इच्छुक व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से इसे देख व पढ़ सकता है, ई पब्लिशिंग कहलाता है। इसमें पुस्तक को डिजिटल रूप में प्रकाशित किया जाता है जो इंटरनेट पर निःशुल्क या थोड़ा शुल्क चुकाकर उपलब्ध होता है। इस तरह प्रकाशित किए गए पुस्तक को ई बुक कहा जाता है। इसे ई बुक रीडर सॉफ्टवेयर की सहायता से पढ़ा जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट रीडर ई बुक के लिए तैयार किया गया एक सॉफ्टवेयर है। रोचक तथ्य में क्या है कि ब्लॉग तथा अन्य ऑनलाइन विषयों से संबंधित पुस्तकें जिन्हें ब्लॉग पर प्रकाशित किया जाता है ब्लूक्स कहलाती है। ब्लूक्स किससे बनी है? तो ब्लॉग प्लस बुक्स से ब्लूक्स। ब्लॉग पर आधारित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को प्रति वर्ष पुरस्कार भी दिया जाता है जिसे ब्लूकर प्राइज भी कहते हैं। अब ब्लॉग यानी कि B-log, यह वेब का संक्षिप्त अक्षर है। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है। ब्लॉग का संचालन किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है। इस वेबसाइट पर संचालन करता है इनकी यूजर अपने विचार, घटनाओं का विवरण, फोटो, वीडियो आदि डाल सकता है। ब्लॉग पर उपयोगकर्ता द्वारा डाले गए विवरण को पोस्ट कहा जाता है। ब्लॉग को व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी भी कहा जाता है। ब्लॉग में सामान्यतः एक मुख्य पेज होता है। ब्लॉग के वेब पेज उल्टे क्रम यानी कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित रहते हैं, अर्थात सबसे नया ब्लॉग सबसे पहले दिखाई देता है। किसी ब्लॉग को पढ़ने वाला उसका फॉलोअर कहलाता है। ब्लॉग को पढ़ने वाला ब्लॉग में दिए गए विचार या विवरण पर अपनी राय यानी कि कमेंट दे सकता है। फॉलोअर्स की संख्या से किसी ब्लॉग की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्लॉग को उपयोग तथा विचार के आधार पर अनेक समूहों में बांटा जा सकता है, जैसे पर्सनल ब्लॉग, किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित, माइक्रो ब्लॉग, छोटे विवरणों का ब्लॉग, कॉर्पोरेट ब्लॉग, कंपनी द्वारा संचालित, रिवर्स ब्लॉग, कई उपयोगकर्ताओं द्वारा किसी विषय पर जारी चर्चा के दौरान तैयार ब्लॉग, आर्ट ब्लॉग, फोटो ब्लॉग, वीडियो ब्लॉग आदि। वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित सभी ब्लॉग के समूह को ब्लॉगोस्फीयर यानी कि ब्लॉग स्फीयर कहा जाता है। ब्लॉग को प्रकाशित करने के लिए RSS यानी कि रियली सिंपल सिंडिकेशन फॉर्मेट तथा वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ब्लॉग को प्रकाशित करने के लिए RSS यानी कि रियली सिंपल सिंडिकेशन फॉर्मेट तथा वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अब क्या आप जानते हैं पर्सनल ब्लॉगिंग का आरंभ जस्टिन हॉल ने 1994 में किया था। अतः इन्हें पर्सनल ब्लॉगिंग का जनक यानी कि फादर ऑफ पर्सनल ब्लॉगिंग कहा जाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्क शब्द का प्रचलन प्रोफेसर J.A. बर्नेस ने 1950 में शुरू किया था। आज हम सोशल नेटवर्किंग साइट द्वारा कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में कहीं भी स्थित लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, उनके विचार जान सकते हैं तथा उन्हें अपने विचार तथा कार्यकलापों से अवगत करा सकते हैं। कुछ प्रचलित सोशल नेटवर्किंग साइट है जैसे फेसबुक, ट्विटर, याहू, गूगल प्लस, ऑरकुट, लिंक्डइन। अब फेसबुक क्या है? फेसबुक का अब नया नाम मेटा हो गया है, आप सब जानते हैं। फेसबुक तो यह वर्ल्ड वाइड
वेब पर उपलब्ध दुनिया के सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है। सन 2004 में मार्क जुकरबर्ग द्वारा प्रारंभ की गई इस वेबसाइट को फेसबुक इंक कंपनी द्वारा चलाया व नियंत्रित किया जाता है। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध एक निःशुल्क सुविधा है जिसका प्रयोग इंटरनेट के जरिए किया जाता है। फेसबुक के प्रयोग के लिए उपयोगकर्ता को फेसबुक अकाउंट खोलना पड़ता है। 13 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक वैध ईमेल आईडी है, फेसबुक पर अकाउंट खोलकर अपना यूजर प्रोफाइल बना सकता है। इस यूजर प्रोफाइल में व्यक्ति अपना फोटो तथा अन्य विवरण डाल सकता है जो उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल बायोडाटा की तरह कार्य करता है। फेसबुक अपने उपयोगकर्ताओं को पूरे विश्व भर में दोस्त बनाने, दोस्तों की गतिविधियों का अपडेट रखने, दोस्तों का ग्रुप व कम्युनिटी बनाने, उनको संदेश भेजने, उनके द्वारा भेजे गए संदेश को पढ़ने तथा उन पर अपने विचार व्यक्त करने, दोस्तों के साथ ऑनलाइन चैटिंग करने, ऑनलाइन गेम्स खेलने आदि की अनेक सुविधाएं प्रदान करता है। फेसबुक के जरिए हम अपने दोस्तों को अपने बारे में होने वाली नई गतिविधियों से अवगत करा सकते हैं तथा उनकी गतिविधियों की जानकारी रख सकते हैं। यह अपने उपयोगकर्ताओं को चित्र तथा वीडियो अपलोड करने की सुविधा भी प्रदान करता है। वेब ब्राउज़र पर www.facebook.com टाइप कर फेसबुक का होम पेज खोल सकते हैं। यहाँ साइन अप की सुविधा के द्वारा नया फेसबुक अकाउंट खोला जा सकता है। इसके बाद ईमेल आईडी तथा पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर फेसबुक सुविधा का प्रयोग किया जा सकता है। आपके फेसबुक अकाउंट का होम पेज आपसे संबंधित महत्वपूर्ण विवरणों को प्रदर्शित करता है। इस पेज में उपयोगकर्ता द्वारा अपनी सुविधा अनुसार कुछ परिवर्तन भी किया जा सकता है। फेसबुक का होम पेज इस तरह से दिखता है। अब ट्विटर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का एक उदाहरण है। इसे माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है। इस वेबसाइट का प्रयोग कर इंटरनेट पर दुनिया भर में अपने मित्रों, शुभचिंतकों या फॉलोअर्स को संदेश भेजा जा सकता है। इस संदेश को ट्वीट कहा जाता है। ट्वीट टेक्स्ट आधारित छोटा संदेश है जिसमें अधिकतम 140 अक्षर हो सकते हैं। ट्विटर के उपयोगकर्ता को ऑथर कहा जाता है। ऑथर द्वारा किए गए ट्वीट वेबसाइट के मुख्य पेज पर प्रदर्शित होते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किए गए ट्वीट को जानने के लिए उस वेबसाइट पर जाने वाले को फॉलोअर्स कहा जाता है। फॉलोअर्स किसी ट्वीट पर अपनी राय यानी कि कमेंट भी दे सकता है। ट्विटर का उपयोग किसी विषय पर फॉलोअर्स की राय जानने, उन्हें संदेश भेजने, पसंदीदा मित्र बनाने, मनोरंजन तथा विज्ञापन आदि के लिए किया जा रहा है। ट्विटर वेबसाइट का प्रारंभ 2006 में जैक डोर्सी द्वारा किया गया था। इसे इंटरनेट का एसएमएस यानी कि एसएमएस ऑफ इंटरनेट की संज्ञा दी जाती है। तो ट्विटर वेबसाइट का प्रारंभ 2006 में हुआ था, जैक डोर्सी किए थे और इन्हीं को एसएमएस ऑफ इंटरनेट यानी कि ट्विटर को इंटरनेट का एसएमएस कहा जाता है। ट्विटर का होम पेज ऐसा दिखता है। अब यूट्यूब या गूगल इंक कंपनी द्वारा संचालित एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जहां कोई व्यक्ति वीडियो क्लिप डाल सकता है या पहले से डाले गए वीडियो क्लिप देख सकता है, अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकता है तथा किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल के जरिए वीडियो क्लिप भेज सकता है। उपयोगकर्ता किसी वीडियो पर अपने विचार कमेंट्स भी कर सकता है। कुछ वेबसाइट पर वीडियो डालने, अपलोड या डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, जबकि अनरजिस्टर्ड उपयोगकर्ता केवल वीडियो देख सकता है। यूट्यूब का प्रारंभ पेपाल कंपनी के 3 व्यक्तियों चार्ड हर्ली, स्टीव चेन तथा जावेद करीम ने मिलकर 2005 में किया था। तो यूट्यूब का स्टार्ट हुआ था 2005 में। पेपाल कंपनी के 3 व्यक्ति लोग किए थे। कौन कौन? तो चार्ड हर्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम, यानी कि हर्ले, चेन और करीम यूट्यूब का स्टार्ट 2005 में किए थे। पेपाल कंपनी के व्यक्ति थे। अब फ्लैश क्या है? फ्लैश यह माइक्रोमीडिया कंपनी द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग वेब पेज पर एनिमेशन, साउंड तथा इंटरेक्टिविटी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अधिकांश वीडियो गेम्स इसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर बनाए जाते हैं। मैंने वीडियो गेम्स फ्लैश सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। अब नेटिकेट क्या है? तो इंटरनेट पर सूचनाओं के आदान प्रदान जैसे ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के दौरान किए जाने वाले अपेक्षित व शिष्ट व्यवहार नेटिकेट कहलाता है। हालांकि यह व्यवहार बाध्यकारी नहीं होता है, पर एक
सभ्य व सुसंस्कृत उपयोगकर्ता द्वारा इसकी अपेक्षा की जाती है। नेटिकेट द्वारा एक्रोनिम्स कंप्यूटर संचार में प्रचलित संक्षिप्त अक्षर जिनका प्रयोग न्यूज ग्रुप, ईमेल या चैटिंग के दौरान किया जाता है, एक्रोनिम्स कहलाता है। इंटरनेट पर प्रचलित कुछ एक्रोनिम्स हैं, कौन कौन है? तो जैसे ASAP, एज सून एज पॉसिबल। अगर लिखना है एज सून एज पॉसिबल तो ASAP से हो जाएगा। BTW यानी कि बाय द वे। FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन। IMO इन माई ओपिनियन। LOL लोल, लोल का फुल फॉर्म होगा लाफिंग आउट लोड। TIA थैंक्स इन एडवांस। फ्लेम, फ्लेम क्या है? तो इंटरनेट उपयोगकर्ता द्वारा ईमेल, चैटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान अवांछनीय व अपमानजनक भाषा का प्रयोग फ्लेम कहलाता है। इमोटिकॉन, इमोटिकॉन क्या है? तो ईमेल तथा ऑनलाइन चैट के दौरान अक्षर तथा चिन्हों, लेटर्स एंड कैरेक्टर की सहायता से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना इमोटिकॉन कहलाता है। यह इमोशन प्लस आइकन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है संकेतों के माध्यम से भावनाओं को अभिव्यक्त करना। जैसे ऐसा रहेगा तो मुस्कुराता हुआ चेहरा, ऐसा चिन्ह बनाया हुआ रहेगा तो दुखी चेहरा। ये सब इमोटिकॉन है, इमोटिकॉन। थैंक यू।